आज का जो क्लास है आने वाले सारे क्लासेस को कनेक्ट करेगा। आज का क्लास अगर बर्बाद तो एक्चुअली तो खत्म है खेल, भले कल से मत आना आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है डायरेक्ट एनएसआर। डायरेक्ट एनएसआर अगर नहीं हुआ तो सिर्फ जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे क्वेश्चन SN1 आएगा तो आपको कूलर हवा ये बोलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए बहुत अलर्ट होके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। दिखाई दे रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने एसिड डेरिवेटिव में चप्पल मार कॉन्सेप्ट, ठीक है, और अराइल हैलाइड में जो है दोनों में इंटरमीडिएट क्या बनता है, एनायन। और एनायन को स्टेबल देने वाले लेने वाले लेने वाले रेट को बढ़ाएंगे कम करेंगे बढ़ाएंगे, और देने वाले जुड़ेंगे तो रेट कम हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं आएगा। ये डाउट आएगा बताओ SN1 SN2 देगा या नहीं देगा। अच्छा आप +M लगा दूं, अब देगा देगा नहीं देगा, क्योंकि यहां कार्बन हाइड्रोजन में कौन से कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड। स्टूडेंट +M लगा के करा के खत्म कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, निपटा देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहां पर कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं तो ना तो जीवन में कभी SN1 होगा ना SN2 होगा। जब भी होगा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है, एनायन। अब साहब NSR में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर ये बोर्ड पर हमने फोटो लिखा तो बताइए ये जो फोटो दिया हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर आपको बताना है सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन, ठीक है। पहले मैं कोई नाम नहीं लिख रहा, SN1 SN2 कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस आपको ये बताना है। नहीं यार कल कुछ तो मिसिंग था, सॉल्वेंट जो है लिखा नहीं था आप लोगों ने। ओके देखिए हमने कहानी को स्टार्ट करा था, न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, रिएक्शन होने के लिए जिस मीडियम का जरूरत पड़ेगा उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो समझने वाला काम हमने कर लिया था। छोड़कर जाने वाले ग्रुप का नाम होता है लिविंग ग्रुप, अटैक करने वाले ग्रुप का नाम होता है न्यूक्लियोफाइल, और जिस मीडियम में रिएक्शन होती है उसका नाम होता है सॉल्वेंट। कोई भी ग्रुप आपको छोड़कर जा रहा है, आपसे जुदा होकर स्टेबल होगा या अनस्टेबल, स्टेबल। जितना स्टेबल अनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। अब हमने सॉल्वेंट बताया था दो तरह का, पोलर प्रोटिक और एक एप्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन है या नहीं है, प्रोटॉन मतलब H+, किसके पास जाएगा, एनायन, मतलब ये कैटाइन एनायन दोनों को घोलेगा, ठीक है। एप्रोटिक मतलब क्या नहीं है, H+ नहीं है तो किसके पास नहीं जाएगा, तो किसे घोलेगा, ओनली कैटाइन को। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो कैटाइन एनायन दोनों को घोलता है कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक। एक ऐसा सॉल्वेंट जो सिर्फ कैटाइन को घोलता है कैसा है, एप्रोटिक। अगर किसी रिएक्शन में आपको कैटाइन एनायन दोनों को घोलना है कौन सा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक। अगर आपको किसी रिएक्शन में जो है एनायन को बचाना है, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। तो सॉल्वेंट मैंने समझा दिया था आप लोगों को, लिख देता हूं आप छाप लो फटाफट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है, बात नहीं करना, नोट करो। जितना देखिए उतना लिख लो, कुछ मत लिख। नीट का एग्जाम हर साल होता है बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं दिख रहा।
तेरे जैसे 13 साल से हैंडल कर रहा हूं, समझ गया? वही है ना ये कान वाला, ठीक है? ओके, चलिए बोर्ड पर जल्दी से। बात नहीं करना भाई। तू समझ नहीं आता, तेरा हिंदी में नहीं समझता तू, मराठी में समझता। ये DMSO है, ये DMF है, ये एसीटोन है, ये ईथर है, ठीक है? DMSO डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMF NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। एसीटोन एसीटोन है, ईथर ईथर है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO का फुल फॉर्म डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMF का NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और DMSO का डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। लिखा? देखिए भाई, डायरेक्ट एनएसआर हमने स्टार्ट करा। डायरेक्ट एनएसआर अल्काइल हैलाइड भी देगा, अल्कोहल भी देगा, ईथर भी देगा, मगर यहां कार्बन हेलोजन में कौन से कैरेक्टर रिक्वायर है? सिंगल। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, लेने वाले। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जिस मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है उससे क्या बोलता है? सॉल्वेंट। हमारे यहां पर काम आने वाला पोलर सॉल्वेंट है, एक पोलर प्रोटिक और एक एप्रोटिक। प्रोटिक मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो, मतलब जिसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो सॉल्वेंट को आप क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप देखिए सब में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक। प्रोटिक बेटा ये लल्ला लोन पेयर जो है यहां कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये लल्ला लोन पेयर कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये H+ जो है इस एनाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो कैटाइन को भी घोल दे और एनाइन को भी घोल दे, उस सॉल्वेंट का नाम क्या है?
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर अगर बात करें एक ऐसा सॉल्वेंट जो कैटाइन का भी सॉल्वोलिसिस कर दे, एनाइन का भी सॉल्वोलिसिस कर दे, मतलब वो कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक मतलब क्या नहीं होगा? प्रोटॉन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा। यहां पर देखिए, क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है क्या? तो ये प्रोटिक है या ए प्रोटिक? ए प्रोटिक मतलब क्या नहीं है? प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं है तो सिर्फ ये लल्ला लोन पेयर जो है इस कैटाइन को घोलेगा, और कैटाइन को घोलेगा तो एक ऐसा सॉल्वेंट जो सिर्फ कैटाइन को घोलता हो, वो कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर ए प्रोटिक। अब इतना सा याद रखना है, ये पढ़ना नहीं है टॉपिक, घर जाके एक दोनों को घोलता है, एक को घोलता है। ठीक है, बताओ कैटाइन एनाइन को कौन घोलेगा? पोलर प्रोटिक। और सिर्फ कैटाइन को मान लीजिए भूल गए, नाम याद रहेगा? पोलर प्रोटिक। प्रोटिक मतलब क्या होगा? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H प्लस। H प्लस किसके पास जाएगा? एनाइन। मतलब ये दोनों को घोलता है, एनाइन और कैटाइन को। ए प्रोटिक मतलब क्या नहीं है? H प्लस नहीं है तो कहां नहीं जाएगा? एनाइन के पास। तो ये सिर्फ अकेले को घोलेगा, किसे? कैटाइन को। तो किसी रिएक्शन में आपको कैटाइन एनाइन दोनों को घोलना है, कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ कैटाइन को घोलना है, एनाइन को बचाना है, एनाइन को नहीं घेरना है, एनाइन को नहीं घोलना है, तो कौन सा सॉल्वेंट है? ए प्रोटिक। तो साहब ये जो है इन डायरेक्ट एनएसआर की रिक्वायरमेंट है, आपको लिविंग ग्रुप पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पता होना चाहिए और सॉल्वेंट पता होना चाहिए। ठीक है, ये सपने में आनी चाहिए तीनों चीजें, तब जाकर आपको SN1 SN2 रिएक्शन समझ में आएगी। और अगर ये परेशानी है तो फिर नहीं आएगी। बताओ, छोड़कर जाने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जुदा होकर जा रहा है, कौन सा चार्ज? एनाइन। जितना स्टेबल एनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, जितना स्टेबल एनाइन उतना बेटर लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की कहानी खत्म। न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। पीरियड में क्या देखते हैं? EN। साइज बड़ा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। RO माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल या RS माइनस? ओके, I माइनस या BR माइनस? BR माइनस। अच्छा, BR माइनस या F माइनस? F माइनस या I माइनस? ओके, ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। अच्छा, पीरियड में क्या देखते हैं? EN। मतलब पीरियड में जो अनस्टेबल वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। पीरियड में जो अनस्टेबल वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अब जैसे बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया H2O, बताओ न्यूट्रल है या चार्ज? अच्छा, OH माइनस न्यूट्रल है या चार्ज? दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस हैं। ठीक है, अब बताइए A और B में अनस्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? अनस्टेबल कौन है? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा क्या? देखे लेके तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग। तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इज दिस क्लियर? ओके साहब, यहां पर आपको ये फोटो दे दिया, ये बताइए ये दोनों चार्ज है या न्यूट्रल है? ए भी कैसा है? चार्ज। बी भी कैसा है? क्या दोनों चार्ज सेम एटम पे आ रहे हैं या अलग अलग? क्या इसे मिले या नहीं मिले? कौन मिले? रज्जो। रज्जो ने इसे स्टेबल किया या अनस्टेबल? ए वाला स्टेबल है या अनस्टेबल? करीना पर पहले अटैक किसका होगा? ए का, बी का? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ए होगा या बी होगा? समझ में आया? तो पीरियड में अनस्टेबल वाला जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, और ग्रुप में आंसर साइज से होगा। बस इतना सा। सॉल्वेंट दो तरह का, एक प्रोटिक एक ए प्रोटिक। मुझे इतना सा आता है, एक दोनों को घोलता है, एक को घोलता है। ठीक है, ए प्रोटिक में क्या नहीं है? H प्लस नहीं है, किसके पास नहीं जाएगा? तो सिर्फ ये किसे घोलेगा? कैटाइन को। ठीक है, प्रोटिक मतलब क्या है? मतलब ये दोनों को घोलेगा। ठीक है, तो चलिएगा, अब ये जो है बातें आपको रटना नहीं पड़ेगा। रिएक्शन में रिएक्शन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एनएसआर और इनडायरेक्ट एनएसआर में। डायरेक्ट एनएसआर के बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, डायरेक्ट एनएसआर में जो है, देखो मैं चाहूं तो क्लास छोड़ सकता था आज की। ठीक है, आप ऐसे कर रहे थे, बहुत सारे कह रहे छोड़ दो। ठीक है, मगर नहीं, उधर एक दिन आगे बढ़ेगा, उधर एक दिन आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? अब आप पूरे दिन भर ही तो एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ते रहते हो। ठीक है, पूरे कभी फ्री टाइम देखा तुमने? तुम्हारे पास 9 से 10 क्लास, 10 से 11 क्लास, 11 से 12 एक्स्ट्रा क्लास, 12 से 1 क्लास, 1 से 2। सर वो भी हम मतलब हमारी खुद की क्लास है, हमारे पर्सनल काम भी तो होते हैं। ठीक है, फिर 2 से 3 क्लास, 3 से 4 क्लास,
बिल्कुल मजदूरों की तरह यहाँ के पूरा दिन जो है हमारा बर्बाद हुआ है। चलिएगा, सपने में आएगी जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। E1 E2 का डिफरेंस पता है? यूनिमोलिकुलर, दो ने कांड करा, एक ने कांड करा, एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन, मल्टीपल स्टेप, सिंगल स्टेप, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, सेक्साफल्किन, हाई टेम्परेचर, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, एक में बन रहा है स्टेबिलिटी, दोनों में देख रहा है अलग। ओके, अच्छा आप बोर्ड पर देखो, ऑल कबीलास, जब जरूरत पड़ेगी मैं बोलूंगा आपसे, ठीक है? पहले बोर्ड पर देखिए, यहां पर ये फोटो दिया CD3, CT3 और Cl। पहले बताओ क्या कोई कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर है? कितने कायरल है? अच्छा, इस कार्बन Cl में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या डबल बॉन्ड? अच्छा, सिंगल बॉन्ड है, ये डायरेक्ट NSR देगा या इनडायरेक्ट? अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या होता? एलिमिनेशन। अब बोर्ड पर देखिएगा, यहां पर मैक मतलब ओके, CH3, CD3 एंड Cl एंड CT3। बताओ कितने कायरल? एक कायरल। ये बताओ यहां कितने कायरल? बताओ कितने कायरल? खेल खत्म, ठीक है? कितने कायरल? अच्छा यहां बताओ, यहां कितने कायरल? देखो आता है तो बोलो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? कितने कायरल है? गजब यार, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, ठीक है? शानदार प्रदर्शन। बताओ कितने कायरल? कितने कायरल? अच्छा लास्ट, आप धोखा नहीं करेंगे आपके साथ, लास्ट कितना कायरल? एक। एरो पर लिखा H2O, क्या लिखा? H2O। क्या यहां पे लल्ला लोन पेयर है? अब जो बीच में बोलेगा छोड़ दो, उसकी मुंडी मोड़ दूंगा मैं, ठीक है? बोर्ड पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2O यहां पर दिया हुआ है, बताओ लल्ला लोन पेयर है? न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा? अगर लोन पेयर H+ को दिया तो, करीना को दिया तो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखकर बताओ एलिमिनेशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन? अभी हमें पता नहीं है अकेले ने कांड करा या दो ने कांड करा, ठीक है? तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये राजकुमारी कल्लो का बॉन्ड यहां पर बना हुआ है। ये बॉन्ड हवा में है या ऑर्बिटल? थैंक यू से या इलेक्ट्रॉन से? मान लीजिए ये राजकुमारी कल्लो यहां से इलेक्ट्रॉन उखाड़ दे, तो भैया इलेक्ट्रॉन उखड़ते ही यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा, कार्बोकेटाइन बना तो राजकुमारी का ऑक्टेट क्या हो गया? इनकंप्लीट। क्या राजकुमारी परेशान हो गई? क्या राजकुमारी गाना गाने लगी? कौन सा? मैं परेशान परेशान परेशान। पड़ोसियों को दया आएगी क्या? पड़ोसियों ने पूछा बेटा कार्बोकेटाइन अड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा? सड़ोस में जाएगा? किस? तो भैया किसी ने पूछा भाड़ में जाएगा, तो क्या बोलेगा? जाऊंगा। करीना ने बोला मुझे वो चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन के पास कितने लल्ला? ऑक्सीजन के पास कितने? यहां लल्ला है या नहीं है? वन ऑफ द बिगेस्ट धोखेबाज इन द ऑर्गेनिक कौन है? कौन है? ऑक्सीजन। तो भैया करीना ने बोला मुझे वो चाहिए, ही आ गए, धोखेबाज आ गई, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब साहब जैसे ही यहां पर आए, आने के बाद जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता लगा है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्या होता है? अनस्टेबल। ऑक्सीजन बिल्कुल घबराई नहीं, क्योंकि इसके पास भिकमंगों की दो एफडियां थी, और भिकमंगे जो है ऑक्सीजन की जो क्या करने वाली वो समझ चुके थे। इस ऑक्सीजन ने भिकमंगों के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए खटाक, और इस तरह से बेचारे को यहां से उखाड़ कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंकी जाती है। इसे आज तक समझ में नहीं आया मेरा कसूर क्या था। इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ने दिए, इलेक्ट्रॉन देने का नाटक किसने करा? ऑक्सीजन ने। छीन किससे लिए? तो ऑक्सीजन धोखेबाज है या नहीं है? धोखा करती है नहीं करती है?
साहब एक दिन हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया? इसने बोला पगले में नशे में थी। किसमें थी? क्या ऑक्सीजन ने दारू पिया हुआ था? नहीं पिया हुआ था। फाइनली रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अब देखते हैं यहां पर ये चार्ज न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेप फास्ट या स्लो। यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, स्टेप फास्ट या स्लो। क्या यार राजकुमारी कल्लो ने इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए क्या? कौन से इलेक्ट्रॉन उखाड़े? सिग्मा। और यहां पर ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट। तो ये स्टेप आसानी से नहीं होगा और ये स्लो है और इससे और कोई स्लो नहीं है, तो यही सबसे स्लोएस्ट है। और सबसे स्लोएस्ट को क्या बोलते हैं? आरडीएस। आरडीएस में कांड अकेले ने करा या दो ने करा? कांड में एक जना इन्वॉल्व है या दो जना? हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन में कांड में एक जना इन्वॉल्व या दो जना? तो अब इसे एक नया नाम देंगे, वो नाम क्या होगा? SN1। 1 मतलब कांड एक ने करा या दो ने, तो इसलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्युलर। क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्युलर। तो यहां पर अगर बच्चों हम रेट लो लिखें कि इसका रेट लो क्या रहेगा, तो रेट लो में जो है सिर्फ एक ही पार्टिकल जो है पार्ट ले रहा है और एक ही पार्टिकल पार्ट ले रहा है CD3, CT3 और C है। ठीक है, जल्दी से छापो। 1 मिनट भी आपको लगा कि मजाक चल रहा है? नहीं लगा ना? तो फिर काहे रोडीज वगैरह देखते हो, वहां भी मजाक ही चलता है। ठीक है, वहां भी क्या चलता है? मजाक ही चलता है। वो पैसा कमा रहे हैं। वो क्या कमा रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। जल्दी से छापो फटाफट। कार्बोकेटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले। देने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? बढ़ाएंगे। एक छोटा सा बताओ, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस एन। कहां का लगेगा? ऑर्थो पर। बताइए SN1 का रेट बढ़ेगा कम होगा? है? देता है? अभी बहुत सारों ने कंपेयर कर दिया था, बढ़ेगा। कार्बन हेलोजन में कौन से कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड। ये गलती हो जाती है यहां से, डायरेक्ट एवेंजर लग के जो है क्वेश्चन प्लस एम लगा लगा के निपटते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो बताओ यूनिमॉलिक्युलर क्यों बोला? रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। अब या तो कांड 2 ने करा या कांड 1 ने करा। 1 ने करा तो यूनिमॉलिक्युलर और 2 ने करा तो बाइमॉलिक्युलर। अब आरडीएस स्टेप में एक जना इन्वॉल्व है या दो जना? अच्छा, आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है, अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है तो कांड अकेला ही कर जाएगा। कांड अकेला ही कर जाएगा और अकेला कर जाएगा तो यूनिमॉलिक्युलर या बाइमॉलिक्युलर। ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन बन सकता है, बन सकता है मतलब स्टेबल या अनस्टेबल? अब क्या आपको केटाइन को स्टेबल करना आता है क्या? ठीक है, SN1 SN2 को मेजर डिफरेंस ये, अगर अकेले से हो गया तो 1 और 2 ने मिलकर करा तो 2। बताइए रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखकर बताओ 1 दिख रहा है 2 दिख रहा है? झापड़ पड़ेगी, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखने पर सिर्फ क्या दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है क्या या नहीं बन रहा है? अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा 3 डी 3 टी मतलब अल्फा एच कितने? 9। केटाइन स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। मतलब केटाइन बन सकता है तो रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से जाता है? SN1। समझ में आया या नहीं आया? जब नहीं बन रहा होगा तो दूसरे को बुलाना पड़ेगा, देख भाई क्यों नहीं हो रही रिएक्शन, फिर वो दोनों मिलके कांड करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो वो 2 ने कांड करा तो क्या होता है? 2। बहुत आसान है, कुछ नहीं, बारीकी यही है रिएक्शन की। ठीक है, बताओ यूनिमॉलिक्युलर क्यों बोला? समझ में? सिंगल स्टेप है मल्टीपल स्टेप? सिंगल वाला मल्टीपल। ठीक है, अच्छा बताओ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? यहां देखना, यहां देखना, बस सारे पॉइंट्स जो है आपको क्लियर होंगे। यूनिमॉलिक्युलर बाइमॉलिक्युलर? सिंगल या मल्टीपल? इंटरमीडिएट है? अच्छा, रिएक्शन में क्या केटाइन एनाइन दोनों बन रहे हैं क्या? तो ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो केटाइन को भी घोल दे और एनाइन को भी घोल दे। कौन सा होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। नहीं आया। अच्छा, केटाइन बन रहा है नहीं बन रहा? रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या?
या नहीं हो सकता है? ओके, ये बताइए, ये Cl RDS में टूट रहा है या फास्ट स्टेप में? ये जितना कमजोर होगा जल्दी टूटेगा, देर से टूटेगा? तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर दे दिया गया RF दिया, RCl दिया, RBr दिया, RI दिया, कमजोर बंधन कौन सा? या टोपी 5 पे, या टोपी टोपे, पहले टोपी टूटेगा या टोपी 5 पे? तो RI का SN1 का रेट क्या होता है? ज्यादा, और RF का SN1 का रेट क्या होता है? कम। समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि Cl कौन से स्टेप में टूट रहा है? RDS स्टेप। टूट रहा है या नहीं टूट रहा है? अब बताओ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? जितना स्टेबल बनेगा SN1 का रेट ज्यादा या कम? अच्छा, यहां पर मैंने मिथाइल हैलाइड, बताओ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? अच्छा, यहां पर मैंने लिखा इथाइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? अच्छा, यहां पर मैंने लिखा आइसोप्रोपाइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? अच्छा, यहां पर मैंने लिखा टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? SN1 SN2 देगा या नहीं देगा? देगा। हम SN1 पढ़ रहे हैं या SN2? SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है या नहीं बनता? भाई साहब, X तोड़ा केटाइन बनेगा कितने अल्फा? अच्छा, X तोड़ा केटाइन बना कितने अल्फा? बताइए, ये वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल, ये वाला? तो इसका SN1 का रेट ज्यादा या कम? इसका कम। ये Cl टूटा केटाइन बना कितने अल्फा? बताइए, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा? अच्छा, ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, तोड़ने के बाद यहां केटाइन बना अल्फा हाइड्रोजन। क्या कोई स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अच्छा, स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो भाई साहब, ये केटाइन बन ही नहीं पाता, ये केटाइन बन ही नहीं पाता, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं मिल रहा। मतलब ये केटाइन नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, तो क्या नहीं हो पा रहा? SN1। तो मिथाइल हैलाइड कभी भी जीवन में कौन सा रिएक्शन नहीं देता? SN1। क्यों नहीं देता? केटाइन बन ही नहीं पाता, कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं मिला। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा बताओ, इंटरमीडिएट क्या बना? रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? अच्छा, पहले ये दोनों पॉइंट लिखो, छापो, फिर अगले पॉइंट्स को लिखते हैं, ठीक है? नहीं भाई यार, समझ बात को। आज 1 मिनट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे क्लास को, ठीक है? बिल्कुल 10-15 पे छोड़ देंगे। स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अच्छा बताओ, RDS स्टेप में क्या 2 चार्ज बन रहेगा, केटाइन एनाइन? ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो दोनों को खोल दे। कौन होता है? पोलर प्रोटिक। लिखे हैं अगला पॉइंट, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, polar protic solvent is used, ब्रैकेट में लिख लो वाटर, अल्कोहल, वाटर, अल्कोहल, डस्ट, ठीक है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। प्रोटिक क्यों यूज करा, समझ में आया? ठीक है। अब ये देखो, नेक्स्ट लाइन में लिखे, इफ नहीं, इफ नहीं, ठीक है? इधर देखिए, Cl हटा, कैटाइन बना। ये कौन था? न्यूक्लियोफाइल। कौन था? क्या न्यूक्लियोफाइल ने डायरेक्ट जाके अटैक किया था क्या? डायरेक्ट जाके अटैक किया था क्या? मतलब इसका इतना औकात नहीं था। अच्छा बताओ, A और B, H2O और OH माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो A कैसा है? B कैसा है? A कैसा है? ओके। अच्छा बताओ, ROH और RO माइनस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो A कैसा है? ओके। ये बताओ, क्या इसने डायरेक्ट जाके अटैक किया क्या? अगर ये डायरेक्ट जाके अटैक किया होता तो कैसा रहा होता? स्ट्रॉन्ग या वीक?
स्ट्रॉन्ग। मतलब SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया होगा वो कौन सा होगा? वीक। लिखें, वीक न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में वाटर अल्कोहल, वीक न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में वाटर अल्कोहल इज यूज्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। वीक न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में लिखेंगे वाटर अल्कोहल इज यूज्ड ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ सॉल्वेंट बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, if solvent behave as a nucleophile, then reaction known as a solvolysis reaction, reaction known as a solvolysis reaction, next line में, if water behave as a nucleophile, if water behave as a nucleophile, then it is known as a hydrolysis reaction. If water behave as a nucleophile, then it is known as a hydrolysis reaction. ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस, यहां बताओ कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल? और सिंगल में न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट कर रहा है? वाटर, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर के साथ हाइड्रोलिसिस हो रहा है 100% वो रिएक्शन कौन सा है? SN1। क्या है? SN1। अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे तो उसे सॉल्वोलिसिस बोलते हैं, और उस सॉल्वोलिसिस में अगर वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। जनरली वाटर और अल्कोहल दो ही होते हैं, जनरली वाटर और अल्कोहल दो ही होते हैं। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखें, कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या? रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? लिखे, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट, इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज अ इंटरमीडिएट so whenever stability of carbocation increases, so whenever stability of carbocation increases, then rearrangement of carbocation is possible, then rearrangement of carbocation is possible. Major product will form, major product will form after rearrangement, major product will form after rearrangement. ठीक है, ये बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा या पाई? और ये क्या है? पाई है। कब से हो रहा है ऐसा तेरे को? ये बताओ कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। ये कौन सा है? भाई साहब, रिएक्शन में सिग्मा तोड़ा, सिग्मा बनाया, स्टेबल तोड़ा, स्टेबल बनाया। ओवरऑल रिएक्शन लो टेम्परेचर पे प्रोसीड करते हैं, मगर एलिमिनेशन का टेम्परेचर कैसा होता है? हाई। और मेजर डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन इज टेम्परेचर। ठीक है, तो लिखें, SN1 रिएक्शन प्रोसीड एट द लो टेम्परेचर, SN1 reaction proceed at the low temperature, SN1 reaction proceed at the low temperature. लिखा? अच्छा बताओ, प्रोडक्ट में क्या कोई कायरल सेंटर बन रहा है क्या? प्रोडक्ट में तो कोई भी कायरल सेंटर होता है तो उसकी दो फॉर्म होती है, एक तो राखी और एक साबुन। अच्छा, Cl निकला, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है या sp3? बताइए, ये sp2 होता है या sp3? sp2। sp2 प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। प्लेनर मतलब बच्चा ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है,
और एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, मतलब CH3 CD3 CH3 इस तरह से एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब वाटर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? अगर ऊपर से आया R बना तो नीचे से आया, अगर ऊपर से आया S बना तो नीचे से आया, और RS का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो लिखें, इफ न्यू कायरल सेंटर is generated, if new chiral center is generated, then product will be racemic mixture, then product will be racemic mixture, but 100% racemization, but 100% racemization is not possible. 100% racemization is not possible. More inversion, less retention. More inversion, less retention. ठीक है, बट मेनली रेसिमिक मिक्सचर, बट मेनली रेसिमिक मिक्सचर। ड्यू टू दी इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर, ड्यू टू दी इंटीमेट आयन पेयर। देखो बात को समझो, प्रोडक्ट में कायरल सेंटर बन रहा है तो इसकी दो फॉर्म होगी, राखी एंड सावन। अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, बराबर बराबर मिक्सचर क्या? रेसिमिक। मगर जितना रिएक्टेंट है उतना का उतना रेसिमिक नहीं बनता। 100% रिएक्टेंट 100% रेसिमिक नहीं बनता। उसका रीजन मैंने बताया, इंटीमेट आयन पेयर। देखो क्या होता है, Cl हटा, कैटाइन बना और Cl माइनस बना, ये दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये रिपेल। तो जैसे Cl निकला, ये एनाइन जो है ये कैटाइन की तरफ अट्रैक्ट होगा और कुछ पल के लिए ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और जब करीब आएंगे तो इसे बोलते हैं इंटीमेसी। क्या बोलते हैं? इंटीमेसी। ये तो जानते हो, ठीक है। उस समझ में आएगा, अब क्या दिमाग क्यों लगा रहे हो, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, ठीक है। तो जैसे ही एक दूसरे के करीब आए तो इंटीमेसी बढ़ गई या कम हो गई? अब साहब न्यूक्लियोफाइल वाटर कार्बोकेटाइन समझ के ऊपर से आया, उसने कहा ई का है, ठीक है, मतलब इस साइड से आना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये दूसरे साइड से आएगा, ठीक है। समझे? अब साहब इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पर देखो, हमारे कैमरामैन कह रहे हमें भी समझाओ, ठीक है। ओके, चलिए, जो सच है वो सच है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो साहब जैसे Cl निकला, भाई ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, बहुत सारे समझाते भी नहीं है और समझाते ना, ठीक है रट ले, ठीक है। तो Cl हटा, कैटाइन बना, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के क्या आ गए? करीब। तो भैया करीब थे तो एक दूसरे के करीब थे, तो उस साइड से न्यूक्लियोफाइल का आना पॉसिबल नहीं था, तो दूसरे साइड से आ रहा था। अब साहब जैसे इनमें दूरियां बढ़ गई, जब एक साइड से नहीं आ पा रहा था तो सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन पा रहा था, ठीक है। मगर जैसे ही एक दूसरे से दूर हो गए, जुदा हो गए, उस समय ये दोनों साइड से आया और उस समय क्या बना? रेसिमिक मिक्सचर। तो जितना रिएक्टेंट था उतना उतना जो है रेसिमिक नहीं बना, ठीक है। इन्वर्जन ज्यादा, रेसिमिक इन्वर्जन ज्यादा और रिटेंशन कम। मगर मेनली क्या बनता है? रेसिमिक। अगर कोई पूछे कि SN1 रिएक्शन में मेनली क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर। 100% क्यों नहीं बनता? इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर, ठीक है। भाई एक बात बताओ, कैटरीना से जब तक सलमान दूर नहीं जाता, विकी डोंट समझिए आप लोग, ठीक है।
कहानी समझ में आई आप लोगों को? अगला लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद क्लास छोड़ देंगे, ठीक है? ये लास्ट पॉइंट, फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा बोर्ड सारा, इसलिए जो है देखिए, अगर आपकी रटने की आदत है, समझ में आया ना आया, हाँ कि क्या नहीं आ रहा, गोबर की तरह खा जाओ, ठीक है? तो ऐसे नहीं, सारे पॉइंट समझने वाले हैं। वो एक लाइन देखकर अब देखो, बाद में बने रहेंगे ना, रुक जाना, ठंड रख, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, इस वाले स्टेप पे डिपेंड है? नहीं है। इस लीविंग ग्रुप के निकलने पे डिपेंड है क्या? लिखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, पॉइंट वाइज लिखना है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। बताओ इस स्टेप में क्या कैटाइन बन रहा है क्या? लिखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। डॉक्टर को दिखाना बेटा जाते हैं ना कि बरसात हुई है और जब से ऐसा कुछ हो रहा है मेरे को, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है? नेक्स्ट लिखें क्या क्या बन रहा है, कैटाइन और एनाइन, तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा न्यूक्लियोफाइल यही था क्या? इस वाले स्टेप में इन्वॉल्वमेंट था क्या? इसका कोई लेना देना ही नहीं इसके टूटने से, तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट लिखें नेचर ऑफ टेम्परेचर, नेचर क्या, एक ही ओनली लिखें टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर, मतलब नेचर टेम्परेचर क्या, नेचर ऑफ टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर का नेचर एक ही है, आग लगाना, ठीक है? तो टेम्परेचर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ सॉल्वेंट रट के रिएक्शन को बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ कैटाइन रट के रिएक्शन को बर्बाद कर देते हैं, सिर्फ लीविंग ग्रुप रट के रिएक्शन को बर्बाद कर देते हैं, मगर इसमें इन सब का इन्वॉल्वमेंट था। तो बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे।